मित्रों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है हमारी हीन भावना और इसका किस तरह से हमारे जीवन में कितना रोल है और यह हमको कितना आगे पीछे ले जाता है। इसको समझने की ज़रूरत है और एक पूरे समाज को कैसे हीन भावना से भर दिया जाता है और वह कब इस हीन भावना का शिकार हो गया, यह बात वह समझ नहीं पाता है क्योंकि शातिर लोगों का शातिर दिमाग इसके पीछे होता है और आपको धीरे धीरे किसी खास चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया जाता है कि आप ऐसे ही हैं। अब आप भारतीय जनमानस की चिंतन परंपरा को देखिए और हम कैसे बर्ताव व्यवहार करते रहे हैं इसको भी देखिए। तो हमारे अंदर किस तरह से धीरे धीरे हीन भावना को भरा गया है, यह अक्सर हम महसूस भी नहीं कर पाते और बड़ी सहजता से चीज़ों को स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति बन गई है। इसमें साहित्य, सिनेमा या फिर यूँ कहिए जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वह धीरे धीरे हमारे अंदर इन चीज़ों को इम्प्लांट करता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब वैसे बन गए जैसा वो चाहते थे। अगर इसको गहराई से समझना हो तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बारीकी से देख सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल करना शुरू किया तब उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, या यूँ कहें आधुनिक शासन व्यवस्था के तरीके से लोगों पर शासन करने के लिए जो सबसे कारगर हथियार है वह सबसे पहले लोगों के विचारों पर कब्जा करना है। उनके सोचने और समझने के जो तरीके हैं उसको बदल देना है, या यूँ कहें हम जैसा चाहते हैं सामने वाले वैसा सोचें और इसको एक प्लान्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब आप देखिए तो वह कैसे लागू किया। तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया और हमारा जो भी था खान पान, भाषा, व्यवहार, सबको उन्होंने कमतर घोषित कर दिया और उनकी सफलता इस बात में निर्भर करती थी कि जिनके लिए वह यह घोषणाएं कर रहे हैं, धीरे धीरे वह सारे लोग भी इस बात को न केवल मानने लगे बल्कि जोर शोर से यह बात कहने लगे कि उनकी भाषा, संस्कृति और उनके विचार बाकी लोगों से कमतर हैं और किसी समाज को गुलाम बनाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए यह एक बेहद ज़रूरी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। अब सोचिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं हैं, वो ढेर सारे ज्ञान और विज्ञान के माध्यम हैं जिनसे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं। संस्कृत में हम ढेर सारा साहित्य रखते हैं, हमारी अपनी श्रुति परंपरा रही है जो इंक्लूसिव है। अब सोचिए हमारे पास इतना बृहत साहित्य का खजाना है जिसमें हर तरह का ज्ञान भरपूर है, उसके बाद भी हम कमतर और कमज़ोर हैं और हमने यह बात मान ली। तो उसको मनवाने का आसान तरीका मीडिया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की जब शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ जो किताबों को छापने की प्रक्रिया थी वह विदेशी लोगों के हाथ में था। तो कौन सा साहित्य, कौन सी किताब, कौन सी बात छापनी है और कौन सी बात लोगों तक कैसे पहुंचानी है, यह उनके हाथ में चला गया। इसको आप आज के सोशल मीडिया और बाकी जो मीडिया एक्सेस है उससे समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के सोच को नियंत्रित किया जाता है। तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि हम लोगों के सोचने के तरीक़ों को कैसे मैनिपुलेट करें। अब सोचिए सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक दल, संस्थाएं और देश
एक तरीके से ओपिनियन मेकिंग के लिए एग्रेसिव कैंपेन चलाती हैं। सोचिए, चाइना, रसिया, यूएस सभी देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट भी करवाते हैं वो लोग, और उसको प्रोटेक्ट भी करवाते हैं। इसके लिए हर देश में वो लॉबिंग करते हैं और मीडिया के घरानों को बाकायदा फंडिंग करते हैं कि उनके पक्ष में जिस देश में वो कैंपेन चलाना चाहते हैं उस देश के ही नागरिक उनसे पैसा लेके उनके लिए कैंपेन चलाएं। तब सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस और मीडिया आप पर जो शासन कर रहा है अगर उसके हाथ में है तो वह आपके लिए भला क्यों काम करेगा। वह अपनी शासन और सत्ता को मजबूत करने के लिए अपनी बातों को आपके बीच लाएगा और आपकी सारी व्यवस्था को कमतर घोषित कर देगा और आपको कहेगा कि आप किसी लायक और किसी काम के नहीं हैं। और उसकी सफलता भी इसी में है कि वह जिन पर शासन कर रहा है वह लोग धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लग जाएं। तो जो लोग हैं वो पहले खुद को कमतर मानने लग जाते हैं और यहीं से शासक की सफलता शुरू हो जाती है। तो हमारे साथ भी यही हुआ है कि हमने अपने को कमतर मानना शुरू कर दिया है और अपनी हर चीज़ को हमने खराब खुद कहना शुरू कर दिया है। हमारी अगर कोई चीज़ खराब है, कुछ कमी है, तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे और उसको नई कलेवर में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, बस इसी बात को स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना काम देखिए, हम अपना देख लेंगे। पर इस वक्त हमारे देश के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वह है हमारा मानव संसाधन। हम इस वक्त हम दुनिया के आबादी के मामले में सबसे बड़े देश हैं। 140 करोड़ की आबादी का आंकड़ा हमने पार कर लिया है और यही आबादी हमारी सबसे बड़ी एसेट है और यह हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाता है। हम दुनिया में हर चीज़ खरीदते हैं और अब हम बेचने में भी लग गए हैं और यह हमारी सामर्थ्य ही दुनिया में हमारी जगह बनाती है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है, हमारा योगा। अब हमारे बीच में अगर बाजार को घुसना है, सामान बेचना है, तो हमारी भाषा और हमारे कपड़े, हमारे खान पान को महत्व देना पड़ेगा। अब इसी बाजार की ताकत का इस्तेमाल हमें अपने लिए करना है और भाषाई हीन भावना से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सोचिए, किसी भी ज्ञान, विज्ञान, गणित की जो समझ होती है, साहित्य की समझ होती है, वह किसी बच्चे या व्यक्ति को किस भाषा में ज़्यादा होगी, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वह उसकी मातृभाषा में ही होगी। अगर आपको इस बात में संदेह है तो आप किसी छोटे बच्चे या फिर बड़े लोगों से ही बात करके देखिए कि उनको कौन सी बात किस भाषा में ज़्यादा समझ में आती है, तो आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी। तो शिक्षा का जो है भारतीयकरण बहुत ही आवश्यक है और यह कोई एक दिन में नहीं हो सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे निरंतर चलते रहना है और निरंतर इसको चलाए रखना है। और प्रत्येक भारतीय, चाहे वह परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, विद्यालय हो, सबका कर्तव्य है कि वह उस हीन भावना से बाहर निकलें और बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, जैसा कि एनईपी में घोषणा है। और अभी भारत मंडपम का उद्घाटन करने के बाद जो दिल्ली में पहला उसका सम्मेलन हुआ था, एनईपी को लेकर ही हुआ था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसी हीन भावना से निकलने की बात कही थी। तो आगे जो है प्रधानमंत्री जी के उसी भाषण के उसी अंश को आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपकी राजनीतिक विचारधारा, विमर्श, समझ कुछ भी हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सत्य सुनना समझना हमारी आपकी ज़रूरत है। उसको सुनिए, समझिए और गौर करिए और शिक्षा के सही मायने को आत्मसात करिए और हीन भावना से मुक्त होइए।
जय हिंद, जय भारत। तो आइए प्रधानमंत्री जी के भाषण का कुछ अंश आपको सुनाते हैं। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुल करके सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा।